हेलो फ्रेंड्स, एवं पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चैनल जो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है नया वाला, जिसका नाम है साइंस ऑफ रियल लाइफ, उसमें मैं इंटरमीडिएट की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखिए, उस इंटरमीडिएट वाले चैनल में मैंने लास्ट जो वीडियो डाला हुआ था वो पीएन जंक्शन के बारे में बात किया हुआ था। अब पीएन जंक्शन तो हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक था, जो एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछा जाता है। कई बार पीएन जंक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म कैसे होती है, ये सभी पूछ लेता है कई बार। लेकिन मोस्टली जो हमारा यूज है वो पीएन जंक्शन डायोड का है। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पीएन जंक्शन डायोड होगा। पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड। इसको हिंदी में हम लोग अर्धचालक संधि डायोड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्धचालक संधि डायोड हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को पढ़ना है वर्किंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व करने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया जाएगा वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम एक तरफ से, क्या क्या है हमारा इसमें। तो देखिए, जो सबसे पहला नाम आएगा पीएन जंक्शन डायोड। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक, पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, मैंने पीएन जंक्शन की बात कर लिया था। पीएन जंक्शन में क्या हुआ था, पीएन जंक्शन में मैंने जनरली बताया हुआ था कि एक हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस लेते हैं, जिसमें एक तरफ से पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं और दूसरी तरफ से एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं, और बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीएन जंक्शन। इसी को हम लोग डिप्लेशन लेयर भी बोलते थे। जंक्शन के बीच में ही डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा था। जब जंक्शन फॉर्म होता उसके बाद हमारा डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा था, इसी को हम लोग डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो जंक्शन की बात हो गई थी। अब इसके आगे पीएन जंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, पीएन जंक्शन डायोड। तो अगर हम लोग इसमें कनेक्टिंग लीड्स दोनों तरफ से प्रोवाइड करा दें, कनेक्टिंग लीड कहने का मतलब कोई मेटेलिक लीड होती है जो कि इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए और इस डिवाइस को कहीं भी कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, दोनों तरफ से हमने क्या किया, कनेक्टिंग लीड ऐड कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें दूसरी बात आती है कि पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल क्या होता है। क्या हर जगह हम यही बना के शो करेंगे? नहीं, सर्किट में शो करने के लिए हमको सर्किट सिंबल का यूज़ करना होता है। जनरली इसको हर जगह बनाना बहुत ही क्रिटिकल काम होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किट सिंबल का यूज़ करेंगे। तो जो पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये एरो सीधा है, खैर बीच में आप लोगों को थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये एरो सीधा है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, इस टाइप को जो एरो शो कर रहा है वो पी बोलते हैं, और जो लाइन है उसको एन टाइप बोलते हैं। यानी जो लाइन है वो एन टाइप मटेरियल को शो करेगा और जो एरो है वो पी टाइप मटेरियल को शो करेगा। दूसरी चीज़, जो एरो लगाने का तरीका है वो क्या है, एरो क्या फॉर्म शो करता है, जब हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस में होने पर करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो जनरली फॉरवर्ड बायस में ये करंट जो होती है हमारी पी से एन की तरफ फ्लो करती है। जब पी से एन की तरफ फ्लो करती है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका जो एरो होता है वो इस तरह से लगाया जाता है कि जब ये हमारा डायोड का जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो फॉरवर्ड बायस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पीएन जंक्शन का सर्किट सिंबल है। जहाँ पर भी हमको बनाना होगा पीएन जंक्शन, मैं यहाँ पे सर्किट सिंबल यूज़ करूँगा, न कि इसको यूज़ करूँगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसमें कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, जैसे कि पीएन जंक्शन की वर्किंग की बात करते हैं। ठीक, जनरली सर्किट सिंबल से डायरेक्टली हम लोग वर्किंग नहीं समझ पाएंगे, तो वर्किंग समझने के लिए मैं इसका जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है, इसको स्ट्रक्चरल डायग्राम भी बोलते हैं, तो इसके स्ट्रक्चरल डायग्राम का ही बात करेंगे हम लोग, इसी से हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीच में डिप्लेशन लेयर बना हुआ था, मैंने बताया था पीछे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जहाँ से आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि डिप्लेशन लेयर फॉर्म कैसे होता है, डिप्लेशन लेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिप्लेशन लेयर के क्रॉस वोल्टेज जो जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक, उसको पोटेंशियल बैरियर भी हम लोग बोलते हैं, तो बैरियर पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ मैंने बताया हुआ था कि जब हमारा डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है तो एन टाइप मटेरियल के साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक, और पी टाइप साइड में
निगेटिव आयंस, ये मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक। अब देखिए, ये पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस एक बैरियर का काम करते हैं जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जनरेट हुई थी। जनरली कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ई आई, ठीक। ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है, हम लोग को जब काम करना हो तो नॉर्मल केस में तो मैंने बता दिया था कि इसमें ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, दो करंट्स फ्लो करती हैं जब इसमें एक्सटर्नली कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं किए होते हैं। बट वो करंट इंटरनली फ्लो करती है, उसका एक्सटर्नल सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वो इंटरनली फ्लो करेगी कब, जब इसमें डिप्लेशन लेयर हमारा फॉर्म होगा, तो उस करंट का जनरली बाहर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही जंक्शन फॉर्म करेंगे वो करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक। उसके बाद होगा क्या, चूँकि हमको इसको सर्किट में यूज़ करना है किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। अब इसमें दो टर्मिनल्स हैं, दो तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली बुक्स में कहा क्या जाता है कि इसकी जो बायसिंग होती है वो दो तरीके से की जाती है। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनत, और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग, उसको हिंदी में बोलते हैं पश्च अभिनत, ठीक। अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जनरल जो बुक्स में डिफिनेशन दी हुई है, जनरल जो बुक में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि अगर हम किसी भी डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसे मैं यहाँ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दें, ठीक। तो इस केस में हमारा जो डायोड होगा वो कहा जाएगा कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग सर्किट सिंबल के फॉर्म में अगर शो करना चाहें तो सर्किट सिंबल के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ये हमारा डायोड का सर्किट सिंबल हो गया। यहाँ पे हम बैटरी क्या कर देंगे, पॉजिटिव और इधर से निगेटिव लगा दिया एन में, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव कहीं बैटरी लगा सकते हैं, इस लाइन में बैटरी कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लगाया तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा आप लोग, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, ठीक। इस लाइन में बैटरी आप यहाँ से यहाँ तक पूरे में कहीं भी लगा सकते हैं, बस टर्मिनल्स का ध्यान रखना है कि टर्मिनल्स कैसे लगी हुई हैं। तो बुक्स में जो जनरल डिफिनेशन दी हुई है ऐसे दी हुई है, ठीक। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे, ये सही है कि पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप मटेरियल के या पी साइड से और निगेटिव टर्मिनल एन साइड से हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, ठीक, या डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है। जनरली होता क्या है कि अगर पोटेंशियल जो है पी टाइप का वो हायर रखा जाए, किसके कंपेरिजन में, एन टाइप के कंपेरिजन में, तो उस केस में जो हमारा डायोड होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही हम जोड़ें, हो सकता है हमारे पास निगेटिव सप्लाई हो और निगेटिव सप्लाई में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। जैसे कि हम लोग कहते हैं बैटरी हमारे 2 वोल्ट की है, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 2 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ठीक। अब 2 वोल्ट की बैटरी कैसे हो सकती है, एक तो ये हो सकता है, इसमें 3 कंडीशन बन सकती है, हमारा वोल्टेज 0 वोल्ट हो और दूसरा वोल्ट क्या हो, 2 वोल्ट हो, यानी निगेटिव टर्मिनल हमारा 0 वोल्ट पे हो और पॉजिटिव टर्मिनल 2 वोल्ट पे हो, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि हमारा निगेटिव टर्मिनल -1 वोल्ट पे हो और पॉजिटिव टर्मिनल +1 वोल्ट पे हो। देखिए दूसरा कंडीशन ये बन सकता है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का आएगा, क्योंकि आप लोग V2 - V1 करेंगे तो V2 ये है -V1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 वोल्ट फिर से आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये बन सकता है। तीसरा कंडीशन ये भी बन सकता है कि हमारा जो बैटरी है वो -2 वोल्ट पे निगेटिव टर्मिनल हो और जो 0 वोल्ट हो वो पॉजिटिव टर्मिनल हो, ठीक। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, यानी कि बैटरी के 2 वोल्ट क्या होने का मतलब ये तीनों कंडीशन हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही ले हम, ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करना है और 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इस बैटरी का मैं यूज़ करना चाहूँ तो इसका जो पी साइड का टर्मिनल है उसको मैं 0 वोल्ट पे जोड़ दूँ और जो निगेटिव साइड है उसको -2 वोल्ट पे जोड़ दूँ, ऐसा हो सकता है। यानी कि हायर वोल्टेज पे पी होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है यहाँ पे कुल मिलाकर के कि जो पी टाइप मटेरियल है या पी टर्मिनल है वो हायर वोल्टेज पे होना चाहिए और जो एन टर्मिनल है लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा कि बैटरी ये कम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इस कम्बिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, वोल्टेज जो है पी टाइप टर्मिनल का हाई हो, एन टाइप टर्मिनल का वोल्टेज लो हो। इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे एग्जांपल्स में आप लोग समझ लीजिए, आप लोग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और
जैसे मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी से तो कन्फर्म है। ठीक, मान लीजिए आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, यहाँ पे एक डायोड दिया, यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया +2 वोल्ट और इधर कह दिया 0 वोल्ट, और पूछ लेगा कि ये डायोड किस में है, इसकी बायसिंग कैसी है। तो ये डायोड अभी भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे +2 वोल्ट है जो कि हायर वोल्टेज पे है, और यहाँ पे 0 वोल्ट है कहाँ पे है, लोअर वोल्टेज में। एक डायग्राम और मैं देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये डायोड है मेरा, यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया 0 वोल्ट और यहाँ पे जोड़ दिया -2 वोल्ट। ठीक, अब देखिए ये डायोड जो है ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है, पी टाइप पे क्या जुड़ा है 0 वोल्ट, उसके बावजूद ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 वोल्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे -2 के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो गया, हायर वोल्टेज पे हो गया। ठीक, इसी तरह से हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा थोड़ा भी। यहाँ पे इन्होंने ले लिया -2 वोल्ट और यहाँ पे मान लिया -4 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे इन्होंने ले लिया -4 वोल्ट। अब देखिए दोनों ही टर्मिनल्स जो है नेगेटिव सप्लाई से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज -2 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज -4 वोल्ट है। अभी भी फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है -4 वोल्ट के रेस्पेक्ट में -2 वोल्ट हायर वोल्टेज पे है। ठीक, एक कंडीशन और बन सकता है कि पहले टर्मिनल को मैं ग्राउंडेड कर दूं और दूसरे वाले को -2 वोल्ट कर दूं। अब यहाँ ग्राउंडेड करने का मतलब क्या है, ये केस यही वाला है, जीए में बना रखा हूँ, सेम केस ये है, बस कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ 0 वोल्ट में लिख कर क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। अब ग्राउंडेड करने का मतलब क्या है, जैसे ग्राउंडेड किया तो इसका मतलब ग्राउंड का वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है, तो ये ग्राउंडेड करने का मतलब ये 0 वोल्ट पे है, इधर ले लिया -2 वोल्ट, तो ये भी क्या है फॉरवर्ड बायस है। तो ये इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो वोल्टेज है देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, एक कमीशन और बन जाएगा। यहाँ पे इधर मैं +6 वोल्ट जोड़ लूँ, इधर +2 वोल्ट जोड़ दूँ या +4 वोल्ट जोड़ दूँ, तब भी ये फॉरवर्ड बायस है। तो देखिए +0 लिया मैंने, प्लस ले लिया मैंने, माइनस ले लिया, 0 माइनस ले लिया, -0 फिर से लिया हुआ है, ये सारे के सारे डायोड्स कहाँ हैं फॉरवर्ड बायस में। तो ये चीज़ समझते रहिएगा कि ये जितने भी डायोड के सिंबल्स मैंने बनाए हुए हैं और जो भी सप्लाई मैंने यूज़ किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या है फॉरवर्ड बायस है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये रिवर्स बायस में है कहीं पे। कई बार लड़के कन्फ्यूज होता है कि इसका तो जैसे ये मैंने जोड़ा तो कहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ तो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा ही नहीं पी टाइप से, तो कैसे फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की बात नहीं होती है। ठीक, आप लोग इस चीज़ को कंफर्म करिए कि वोल्टेज हाई है कि नहीं, हायर वोल्टेज की बात होती है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ कंफर्म रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आगे हम लोग ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम लोग बैटरी कैसे ऐड करेंगे। ठीक, अब फॉरवर्ड बायसिंग के केस में होता क्या है, एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो करती है डायोड में। तो देखिए ये मैंने सिंबल बना रखा है, या जो मैंने ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बना रखा है, इसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं फिर से इधर बना लेता हूँ। ये एन टाइप हो गया, ये हमारा पी टाइप हो गया, ये हमारा डिप्लेशन लेयर हो गया। यहाँ मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो EI होती है। अब बाहर से जब हम लोग बैटरी ऐड करेंगे, ठीक, सिंपली हम लोग डायरेक्ट बैटरी ऐड नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस है, मैं इसके ऊपर एक एरो लगाता हूँ, ये वेरिएबल बैटरी हो जाएगी। वेरिएबल बैटरी करने का मतलब, जनरली मैंने सेल बनाया हुआ है, बैटरी का सिंबल भी नहीं है, बैटरी का सिंबल बनाएंगे तो आप लोग ये मैंने वेरिएबल सेल लगा रखा है। ठीक, बैटरी अगर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव कीजिए फिर निगेटिव कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक, लास्ट टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव हो आपका, तो ये बैटरी होगी। ठीक, तो ये मैंने क्या लगा रखा, वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी बनाने के लिए उसमें रेयोस्टेट का यूज़ किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैटरी या सेल एक लिया जाएगा, उसको वेरिएबल बनाना होगा तो उसके साथ एक रेयोस्टेट ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, तो आगे मैं एक सर्किट बनाऊंगा विद रेयोस्टेट, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल बैटरी ले लिया, तो चूँकि मैंने सर्किट सिंपली बना दिया है, लेकिन सर्किट एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो उसमें कई चीज़ें लेंगी, जैसे कि सेल लगा, सेल के साथ रेयोस्टेट लगाएंगे तो उसको वेरी कराएंगे, इसके साथ की लगेगा, कुछ रजिस्टर्स लगे होंगे, ये कई चीज़ें लगेंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी लगाया, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल एन साइड से जोड़ दिया। अब यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसको मैं लिख देता हूँ EE या EX कर देता हूँ। ठीक, एक्सटर्नल,
ये इंटरनल था। इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो किसके कारण था? डिप्लेशन लेयर पर के दोनों तरफ जो आयंस है, ठीक, उन आयंस के कारण था। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं आपको साफ साफ। जैसे बैटरी हम लोग ऑन करेंगे और बैटरी ऑन करने के बाद वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, सिंपली समझते रहिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है भी जानते हैं आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे जो इंटरनल फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर को है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिया गया है। एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड साइड में। अब एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी? अपोज करेगी या इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जनरली ये कम नहीं होता, मतलब इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैल्यू कम नहीं होती, इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ने के चलते इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता चला जाएगा। और जब इफेक्ट कम होगा तो उस केस में क्या होगा? जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ घटती जाएगी, ठीक। डिप्लेशन लेयर की विड्थ जनरली घटती है। क्यों घटती क्यों है ये भी जान लीजिए। जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, इधर क्या है? होल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं और इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, होल्स इधर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, इधर होल्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेशर पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पी साइड की तरफ, और जो पी साइड में होल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि सेम पोलरिटी के साथ ऐड है, तो ये इसको रिपल करेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा इस साइड की तरफ। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इनके साथ कोलाइड होने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब जैसे ही इनके साथ कोलाइड होने की कोशिश करेंगे या मिलने की कोशिश करेंगे तो उस केस में होगा क्या? सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो जो यहाँ पे बगल में आयन है उस आयन में एक होल रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बना हुआ है ना, तो पॉजिटिव आयन होने का मतलब क्या है? यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक। कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला हुआ है तो ये पॉजिटिव आयन बना हुआ है, तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसके आगे जो बाउंड्री थी तो ये बाउंड्री थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। वही कंडीशन यहाँ होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के और ये आयंस नेगेटिव आयंस बने हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके नियर बाय वाले जो होल्स हैं उनके साथ कोलैप्स हो जाएंगे या कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिंपली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आकर के इधर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे फिर से एक होल जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अब तो होल जनरेट होगा। यहाँ पे होल पहले से था तो होल कोलैप्स हो रहे थे तो बॉन्डिंग हो रही थी, ऐसा कुछ होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस के कारण क्या होगा? ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो डिक्रीज करती जाएगी। अब जब डिक्रीमेंट होगा इसके डिप्लेशन लेयर के विड्थ में, तो डिक्रीमेंट होने के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि अब इस पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ से लगने वाला जो फोर्स वो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरी चीज़, डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटती जा रही है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ जितनी घटेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये जो लेयर होती है वो टोटली समाप्त हो जाती है, ठीक भाई। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे लेयर बिल्कुल पतली होकर के समाप्त हो जाएगी। जब लेयर पतली होकर के बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू करती है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक। अब मैक्सिमम करंट जो फ्लो करती है उसका डायरेक्शन क्या होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, यानी पी से एन की तरफ एक करंट फ्लो करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आईडी, डायोड करंट, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी दौरान जब ये डायोड करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, इसमें मैंने बताया था कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे होल होगा। ये क्या है? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो मूव करेंगे भाई। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो तो मूव कर ही रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ साथ ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो मूव करेंगे। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, इधर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे क्या है? होल है, तो होल जो है वो निगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको फुलफिल करेगा, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स है ये उल्टे डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉरवर्ड करंट हमारी इधर जा रही है। इसके कारण, इनके मोशन के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन के कारण एक करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट हम लोग, ठीक। तो फॉरवर्ड करंट के केस, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक। तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं जनरली हम लोग, और इंटरमीडिएट लेवल पे इतने डीप में पढ़ना भी नहीं होता।
तो रिवर्स का करंट का नाम ही नहीं कहीं लिया गया है, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट का नाम नहीं लिया गया है जनरली। ये जानते रहिएगा कि माइनॉरिटी चार्ज के वजह से कारण एक करंट फ्लो करती है। अगर आपको बहुत डीप में इसको जानना हो तो आप बीएससी वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट, डायोड इक्वेशन से लेकर के सब हम लोग कुछ बताए हुए हैं। डायोड इक्वेशन क्या होता है, डायोड इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ये सारे कुछ वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक। तो एक बार आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना हो तो। लेकिन एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो आप लोगों को सिंपली इसकी वर्किंग में इतना ही लिखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग होती चली जाएगी, और डोमिनेटिंग होने के चलते क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर होगी उसकी विड्थ घटती चली जाएगी, और एक समय के बाद डिप्लेशन लेयर की विड्थ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाएगी, और वहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो कंफर्म है। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे हम लोग बात करते चले कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे कैसे, तो देखिए पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करने के लिए एक सर्किट बनती है। तो सर्किट कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, थोड़ा सा मैं बोर्ड को मूव कर लेता हूँ, इसके आगे यहीं से बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यही सर्किट है, मैंने बताया था कि इस सर्किट को फॉर्म करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जनरली रेओस्टेट लगाना पड़ता है हमको। तो मैं इसी सर्किट में कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। या एक काम करता हूँ, इस सर्किट को एज इट इज रहने दीजिए, इसी को देख करके मैं एक नई सर्किट बना रहा हूँ डायोड के सिंपल सर्किट सिंबल का यूज़ करते हुए, ठीक। अब देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा डायोड हो गया, फॉरवर्ड बायस में करना है इसको, ठीक। यहाँ पे हमको लगाना है बैटरी। अब देखिए बैटरी को हमको रेओस्टेट के साथ सेट करना होगा, बिना रेओस्टेट की बैटरी हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये यहाँ पे फिर से जुड़ा जाता है। ये यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। ये जो पूरा सर्किट सिंबल है इसने को बोलते हैं हम लोग रेओस्टेट, ठीक। ये रेओस्टेट लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए हम लोग बीच में कहीं की लगा लेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा की लगा लेता हूँ, ठीक। इसमें अब देखिए हमको मेजर क्या करना है, हमको वोल्टेज मेजर करना है और करंट मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए जनरली करते क्या है कि इस डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा लेंगे। डायोड के पैरेलल में कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ही मैं ले लेता हूँ, ये हो गया पैरेलल में वोल्ट मीटर, ठीक। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा लिया। जो अमीटर होता है, यानी करंट मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं अमीटर, उसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पे सीरीज में हम लोग क्या लगाएंगे, अमीटर। तो इस सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये लाइन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चली हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए ऐसे होकर के यहाँ आ रही है। तो इस पूरे लाइन में कहीं भी इस लाइन में नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। सीरीज इसके नहीं लेना है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर की सीरीज में नहीं लगाना है, डायोड की सीरीज में लगाना है, ठीक। तो यहाँ से जो लाइन चली हुई है, यहाँ से इसको घूमते हुए यहाँ से आई हुई, तो इस पूरे लाइन में मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक। तो जनरली मैं यहीं पे लगा लेता हूँ अमीटर, ठीक। यहाँ वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ अमीटर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इस रेओस्टेट के थ्रू वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, की को ऑन कर लेंगे, पहले वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू और यहाँ से करंट की वैल्यू मापते जाएंगे, ठीक। एक चीज़ और बता दें, यहीं पे जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उस केस में यहाँ पे मिली एम्पियर के आर्डर की करंट फ्लो करती है। ध्यान दीजिएगा, जो करंट फ्लो करेगी उसका आर्डर क्या होगा, मिली एम्पियर, ठीक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा कैसे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा कैसे। जनरली कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं उसको। वी और आई के बीच कर्व बनाते हैं। ये हमारा वी हो गया, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक। और इधर मैंने ले लिया करंट, डायोड करंट इसको बोलते हैं, ठीक। अब जो कर्व आता है वो कैसे आता है, तो देखिए इसके लिए मैंने बताया हुआ था पीछे, जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू थी हमारी वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट थी।
सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, कुछ बुक्स में 0.6 भी लिया गया है। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए जो होता है वो 0.2 या 0.3 दोनों लेते हैं जर्मेनियम के लिए। कहीं कहीं 0.2 लिया गया है, कहीं कहीं 0.3 लिया गया है जर्मेनियम के लिए। ठीक, तो ये क्या है? बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है हमारी, यानी कि इस बैरियर के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू लिखी गई है। ठीक, 0.7 वोल्ट या 0.2 वोल्ट। अगर ये सिलिकॉन डायोड होगा तो इतना होगा, जर्मेनियम होगा तो इतना होगा। अब देखिए, जब इसमें वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं तो इनिशियली जो हमारा डायोड है इसमें डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती है, तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में करंट बहुत कम फ्लो करेगी। तो यहाँ जो हमारी करंट होती है वो बहुत ही कम फ्लो करती है। ठीक, जब हम लोग इस वोल्टेज को क्रॉस करते हैं 0.7 वोल्ट को, सेमीकंडक्टर में मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ जनरली, तो यहाँ से हमारा ये कर्व ऊपर उठना शुरू होता है। ठीक, कुछ इस तरह से नेचर आता है इसका। अब ये कर्व ऐसे आया, इसमें पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे। अब ध्यान दीजिए, जहाँ से ये कर्व ऊपर उठना शुरू हुआ है इस पॉइंट को हम लोग कट इन पॉइंट बोलते हैं, कट इन पॉइंट या कट इन वोल्टेज बोलते थे। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोल देंगे? कट इन वोल्टेज। ठीक, या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कट इन पॉइंट। ठीक, कई जगह पे इसको नी पॉइंट भी बोला गया है, नी पॉइंट, कट इन पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट भी आता है नाम। इसी को कट इन वोल्टेज बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसको क्या बोल देंगे? कटिंग वोल्टेज, या इसी को क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नीचे नाम जगह नहीं है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? नी पॉइंट, कट इन पॉइंट या थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक, तीनों बोलाता है। जो कर्व का नेचर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार एक कर्व का नेचर पूछ लेता है कि कर्व का नेचर बताइए कैसा आएगा, तो कर्व बनाइए, उसके लिए सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम ये है। सर्किट डायग्राम बनाने में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। सिंपल वाला सर्किट डायग्राम ये है। इसमें मैंने स्ट्रक्चरल डायग्राम बना करके इसी में मैंने क्या बताया? बैटरी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बैटरी लगाई हुई है, इस वेरिएबल बैटरी को ही बनाने के लिए मुझे ये नीचे वाली पूरी सर्किट बनानी पड़ेगी। ये जो मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा कम्बिनेशन मिलकर क्या फॉर्म करता है? वेरिएबल बैटरी। ठीक, यही पे मैंने की लगाई हुई है, तो की मान लीजिए कि यहाँ पे था कहीं। ठीक, ये हमारी की हो गई यहाँ की, ये की यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा, यही सिंबल है, सेम सर्किट सिंबल है या सेम सर्किट भी है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ मैंने स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाया था वहाँ पे मैंने डायोड का सर्किट सिंबल यूज़ कर लिया। ठीक, तो ये पूरा जो रेड में मैंने मार्क किया हुआ है नीचे, ये क्या है? वेरिएबल बैटरी है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ मीटर लगाया। वोल्ट मीटर आप लोग जानते हैं हमेशा पैरेलल में लगता है, तो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा लिया। सीरीज में मीटर लगता है, सीरीज में मीटर लगा लिया। यहीं से आप लोग स्ट्रक्चरल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, सॉरी, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। अब देखिए, ये फॉरवर्ड बायसिंग की बात थी पूरी की पूरी, कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगी, फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कैसे हमारा करवाएगा। जस्ट इसका उल्टा है तो रिवर्स बायसिंग। तो आगे हम लोग बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे और यहाँ से बात कर लेता हूँ किसकी? रिवर्स बायसिंग की। ठीक, अब रिवर्स बायसिंग में क्या है? अगर जैसे बुक में जो जनरल डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या कहा गया है कि अगर डायोड के, मैं सर्किट सिंबल ये ले लेता हूँ, पी टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से ऐड कर दें। ठीक, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे कि जो डायोड है हमारा रिवर्स बायस है। ठीक, अब रिवर्स बायस्ड होने का मतलब क्या है कि इसकी रिवर्स बायसिंग बढ़ गई, यानी कि ये रिवर्स बायस में होने का मतलब पी टाइप की तरफ का वोल्टेज कम हो गया और एन टाइप की तरफ का वोल्टेज ज़्यादा हो गया। ठीक, तो इधर मैंने ले लिया एन टाइप में हाई वोल्टेज और पी टाइप में लो वोल्टेज, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस चीज़ को भी अगर हम लोग सर्किट सिंबल में अलग अलग सोर्सेस के थ्रू देखें तो इसको भी हम लोग कई तरह से शो कर सकते हैं। जैसे जनरली ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमको वोल्टेज लो करना है तो वोल्टेज लो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, आप लोगों को देख के कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया 0 वोल्ट, यहाँ मैंने कर दिया -2 वोल्ट। ठीक, यहाँ मैंने कर दिया 2 वोल्ट और यहाँ कर दिया 0 वोल्ट। ठीक, +2 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक,
यहाँ मैंने ग्राउंडिंग कर दी और यहाँ पे क्या कर दिया, +2 वोल्ट फिर से ले लेता हूँ मैं। यही चीज़ें यहाँ बनाया हूँ, ग्राउंडिंग कर दिया, 0 वोल्ट को ग्राउंडिंग से शो कर दिया, ठीक। तो भी है, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इधर मैं लेता हूँ -2 वोल्ट और इधर ले लेता हूँ 0 वोल्ट, ठीक। यहाँ मैंने क्या किया, -2, ये मैं ले चुका हूँ, सॉरी ये कॉम्बिनेशन ले चुका हूँ मैं। यहाँ -2 लिया, यहाँ पे आप लोग ले लीजिए -1, ठीक। या इसको मैं चेंज कर देता हूँ, -1 करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्या, इसको -4 कर देता हूँ और इसको -2 कर देता हूँ, ठीक। -4 वोल्ट और इसको -2 वोल्ट, दोनों माइनस माइनस हो गए। -4 वोल्ट लो वोल्टेज होगा -2 के रिस्पेक्ट में। तो ये जो जितने भी मैंने बना रखे हैं इसमें क्या है, जैसे प्लस प्लस का मैंने नहीं बनाया क्या, अभी प्लस प्लस का भी बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए +2 वोल्ट और यहाँ ले लीजिए +4 वोल्ट, ठीक। तो ये प्लस प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस का हो गया, ये 0 माइनस का हो गया, 0 प्लस का हो गया, ये ग्राउंडिंग के साथ हो गया। ये इतने जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये सारे क्या है, सब के सब रिवर्स बायस है। हर तरह हर जगह देखेंगे तो आप क्या दिखेगा, एन टाइप का वोल्टेज लो होगा, देखिए जैसे सॉरी एन टाइप का वोल्टेज हाई होगा, -2 के रिस्पेक्ट में 0 हाई है, 0 के रिस्पेक्ट में +2 हाई है, ग्राउंडिंग के रिस्पेक्ट में +2 हाई है, -4 के रिस्पेक्ट में -2 हाई है, +2 के रिस्पेक्ट में +4 हाई है, ठीक। तो ये क्या है, ये सारे के सारे डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है, ठीक। अब थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं रिवर्स बायसिंग में होता क्या है। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट था वैसे ही रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर से स्ट्रक्चरल डायग्राम हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पॉजिटिव आयंस, यहाँ निगेटिव आयंस, यहाँ मैं बैटरी लगा रहा हूँ उल्टा करके, ठीक। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये पी टाइप है हमारा, ये एन टाइप है, ठीक। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या सॉरी डायरेक्शन इधर होगा अभी भी। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ गई, अब ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर जुड़ा हुआ है, निगेटिव इधर जुड़ा हुआ है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। इसको ए एक्सटर्नल करता हूँ मैं, ठीक। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब हम इस केस में हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट करेगा, ठीक। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट करेगा हमारे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ना चालू हो जाएगी। क्यों बढ़ेगा, क्यों, अब ध्यान से देखिएगा। इधर n है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है। ये p है, इसमें होल्स की मेजॉरिटी है, ठीक। अब देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर निगेटिव टर्मिनल जुड़ा है तो ये अपनी तरफ होल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ई मोबाइल चार्ज कैरियर से डिप्लेशन लेयर में, तो डिप्लेशन लेयर से कि जो नियर बाय के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स और दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे यानी कि जैसे ही इधर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, वो जंक्शन के पास वाले से प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब जंक्शन के पास वाले से जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे एक और पॉजिटिव टाइप का आयन क्रिएट कर देगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव आयन यहाँ था, अभी हो सकता है इसके पीछे आ जाए, फिर उसके बाद पीछे आ जाए, इधर से होल्स इधर यहाँ पे थे, पीछे चले जाएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे, सॉरी। इस बोर्ड में भी दिक्कत होता है कि अगर गलती से यहाँ टच कर गया तो तुरंत फंक्शन अपना काम कर जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, इस तरह से होगा, होल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाती है, ठीक। अब देखिए हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल सप्लाई लगाए हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता चला जा रहा है। अब बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद ये विड्थ जो होगी ब्रेक करेगी, ठीक। या कह सकते हैं जो लेयर थी वो ब्रेक करेगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 7 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट कर दिया नॉर्मल डायोड्स के लिए। 10 वोल्ट करने के बाद क्या होगा, हर एक डायोड के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करेगा डोपिंग कंसंट्रेशन पे। कोई जरूरी नहीं कि 7-8 वोल्ट में वाला 7-8 वोल्ट पे होगा, ठीक। ये हो सकता है 7 वोल्ट पे हो, कभी कभी हो सकता है 14 वोल्ट पे हो। डोपिंग कंसंट्रेशन अगर लो कर दो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत हाई वैल्यू चाहिए,
उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक। और डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हाई है तो उस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे डिप्लेशन लेयर ब्रेक कर जाएगी, ठीक। डिप्लेशन लेयर ब्रेक क्यों करती है ये भी जान लीजिए। जब ये फ्लो कर रहा है, करंट्स का फ्लो इसमें जनरली बहुत ही कम करंट फ्लो करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट इधर फ्लो करने की कोशिश करेगी बट फ्लो नहीं करेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ करंट फ्लो करेगी, ठीक, जो कि निग्लिजिबल होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। जब हम लोग इसमें वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे होंगे तो एक कंडीशन यहाँ पे आएगा, जब जो हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर भी पड़ता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो फील्ड के बढ़ने के साथ साथ उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता है, जिस कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से होल्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि एक समय के बाद ये जब दूसरे किसी एटम से कोलाइड करती है क्रिस्टल में तो उस एटम को आयनाइज कर देती है। आयनाइज करने का मतलब क्या है कि जिस भी एटम से यह इलेक्ट्रॉन टकराएगा उस एटम से कोई एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, उसको नॉक करके उसको बाहर निकालेगा, ठीक। तो उस एटम को क्या करेगा, ये आयनाइज कर देगा। और इस तरह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो वहाँ आयनाइजेशन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, ठीक। किसी भी बॉन्ड पे जाके टकराएगा तो उसको ब्रेक करेगा, ठीक। एटम पे टकरा रहा है तो वहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, एटम पे भी टकराएगा तो बॉन्ड ही ब्रेक होता है जनरली। जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ से निकलते हैं, ये जब किसी एटम से टकराता है तो किसी एटम और एटम के बीच में बॉन्ड बना होगा ना, एटम टू एटम बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हुए वो भी उसी एक्सेलरेशन से या उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे। अब उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे तो वो अगले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस तरह से एक समय ऐसा आता है जब लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में चेंज हो जाते हैं और वो मूव करते हैं बहुत स्पीडली या उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक। तो उस केस में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं तो यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर बिल्कुल ही तरह से ब्रेक हो जाती है। और उस केस में क्या होगा, करंट पहले बहुत कम फ्लो करती थी, माइक्रो एम्पियर के आर्डर करंट फ्लो कर रही थी, अचानक से करंट बहुत हाई हो जाती है, ठीक। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं। यहाँ ब्रेक डाउन का नाम आता है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि लेयर ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक होने का मतलब क्या है, उसको जनरली हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेक डाउन, ठीक। अब ब्रेक डाउन यहाँ दो तरीके से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन लो रखा गया है डायोड में, तो डोपिंग कंसंट्रेशन लो होने के केस में मैंने जो बताया ब्रेक डाउन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एवलांस ब्रेकडाउन, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, एवलांस ब्रेकडाउन। कुछ लोग इसको एवलांचे ब्रेकडाउन भी पढ़ते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये एवलांस ब्रेकडाउन बोलाता है। एवलांस ब्रेकडाउन क्यों होता है, एवलांस ब्रेकडाउन जनरली इलेक्ट्रॉन्स की हाई वेलोसिटी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हाई वेलोसिटी के कारण एक ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवलांस ब्रेकडाउन। और वो उसी केस में होगा जब इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन लो रखा गया हो, एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई हो जाए, ठीक। उस केस में क्या होगा, एवलांस ब्रेकडाउन। इसमें एक और नाम आता है जेनर डायोड का, उसमें ना एक नाम आएगा जेनर ब्रेकडाउन, ठीक। जेनर डायोड में जनरली जेनर डायोड जो बनाया जाता है, जेनर डायोड को स्पेशली फॉर्म किया जाता है रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए, और रिवर्स बायस में लो वोल्टेज पे काम करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक। तो मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा जेनर डायोड पर, कि जेनर डायोड होता क्या है, कैसे काम करता है, और उसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक। जनरली वो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, जहाँ फील्ड एमिशन का नाम आएगा, ठीक। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर उसको मैं लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक करो की, और वहीं से वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद जेनर ब्रेकडाउन पे अलग से बात कर लेंगे पूरे के पूरे एक वीडियो में, ठीक। अब बात करते हैं इसके VI कैरेक्टरिस्टिक करो का। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक करो कैसे बनेगा, तो देखिए इसको हम नीचे की तरफ बनाएंगे। क्यों नीचे की तरफ मैं बना रहा हूँ, ये भी रीजन समझ लीजिएगा।
जो वोल्टेज है वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, पी टाइप का वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग वोल्टेज निगेटिव में ले लेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ 0 था, इधर कहीं -1 वोल्ट होगा, यहाँ कहीं -2 वोल्ट होगा, इस तरह से इंक्रीज करते चलेंगे। मान लीजिए कहीं -10 वोल्ट है हमारा। ठीक, और जो करंट होगी वो रिवर्स करंट होगी, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट पहले फ्लो करती है। मैंने बताया माइनस से चार्ज करंट का कुछ माइक्रो एम्पियर के आर्डर करंट फ्लो करती है। यहाँ जो करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर के आर्डर की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो करंट आएगी वो माइक्रो एम्पियर के आर्डर की होगी। फॉरवर्ड वाले में जो करंट आई थी, मैं पीछे बताता हूँ, यहाँ जो करंट आई थी ये किस आर्डर की है, मिली एम्पियर के आर्डर की है। यहाँ पे जो करंट आ रही है अभी वो किस आर्डर की हो गई, माइक्रो एम्पियर के आर्डर करंट। अब माइक्रो एम्पियर के आर्डर करंट जब हम वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो बताया मैंने कि जब तक एवलांस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, ये करंट बहुत स्लोली मूव करेगी या बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी। तो ये करंट बहुत धीरे 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 ऐसे इंक्रीज कर दी जाती है। एक कंडीशन यहाँ आता है 10 वोल्ट पे, जहाँ पे ये अचानक से बहुत हाई हो जाती है। ठीक, यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ पर एवलांस ब्रेकडाउन हुआ, इसको ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोलेंगे हम लोग। एवलांस ब्रेकडाउन हुआ, जहाँ से एवलांस ब्रेकडाउन हुआ वहाँ से हमारा वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा अचानक से। ठीक, अचानक से ये वोल्टेज ये करंट बहुत हाई हो जाएगी। तो ये हमारे रिवर्स बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि फॉरवर्ड तथा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस के लिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व दोनों जब एक साथ बनाना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, यहीं पर उसको ऐड कर दीजिए, फॉरवर्ड वाले को इसी में ऐड कर दीजिए। ठीक, फॉरवर्ड वाला कैसे आया था, ये हमारा क्या है, यहाँ मिली एम्पियर के आर्डर की करंट है, आई ऊपर के डायरेक्शन में ले लिया मैंने, और इधर क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज ले लिया भी। अब यहाँ पे क्या था, मैंने बताया कि अभी अभी ये कर्व कुछ ऐसा आया था। ठीक, यहाँ पे कहीं पे हमारा नी वोल्टेज था जिसको 0.7 वोल्ट हम मान रहे थे। ठीक, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए एक साथ ही बनाएं तो जर्मेनियम के लिए यहाँ आएगा 0.2 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जब बनाएंगे तो यह कर्व आगे आगे कहीं ऐसे बनेगा, जो जिसके लिए एक नी पॉइंट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ 0.3 वोल्ट है या 0.2 वोल्ट, यहाँ पे क्या है 0.7 वोल्ट। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक में बनाना हो तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, इसके लिए कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाना हो तो सर्किट डायग्राम यही वाला आप फॉलो कर सकते हैं। यही सर्किट डायग्राम रखिए सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको चेंज क्या कर देना है, यहाँ बैटरी की पोलरिटी। ठीक, जहाँ मैं निगेटिव लगाया हूँ यहाँ इस लाइन को बड़ी कीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ पे कर दिए निगेटिव, बस इतना चेंज कीजिए इस डायग्राम में, ये रिवर्स बायसिंग के लिए डायग्राम सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बैटरी की पोलरिटी चेंज करके इसी डायग्राम को आप रिवर्स बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग थी। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे आते हैं ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं एक जेनर डायोड पे स्पेशली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कई बार पूछा गया है। ठीक, अब इंटरमीडिएट के टॉपिक के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में आप लोगों से पूछा क्या जाता है, वहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं होती। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट बनाइए और उसकी सर्किट की वर्किंग बताइए, वो काम कैसे करता है। ठीक, कभी कभी वेव फॉर्म पूछ लेता है तो वेव फॉर्म भी बताना पड़ेगा आपको। तो अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर समझ लें, और उसके बाद मैं जेनर डायोड वाला लेक्चर दे दूंगा। ठीक, हाँ, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी किसी को चाहिए तो ये बीएससी में कराया जाता है, बीएससी वाले चैनल पर आप लोग आगे देख सकते हैं, वहाँ मैं डाल रखा हूँ। ठीक, तो ये आज का टॉपिक था। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अभी इसी चैनल पर जो नया मैंने चैनल बनाया है साइंस ऑफ रियल लाइफ, इस पर आपके एग्जाम के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQs, वो सारे PYQs मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे का सोल्यूशन मैं इस चैनल पर दे दूँगा। ठीक, दूसरी चीज़, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है आगे पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली मैं कई जगहों पर कई टीचर्स के कॉन्टेक्ट में हूँ मैं, तो जो पेपर बनता है उसका पैटर्न पता चलता है कि कुछ ऐसा पेपर बनने वाला है। ठीक, तो जब पेपर का पैटर्न पता चलता है तो उसके हिसाब से गेस किया जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ गेस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे। ठीक, तो प्रीवियस ईयर आप लोग करेंगे तो प्रीवियस ईयर से आपको भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, ये भी ध्यान रखिएगा।
कि क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते, एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसको कि एक एवरेज स्टूडेंट कर सके। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।